रिसेंटली एक न्यूज़ आया है ई रूपी वर्थ 16.39 करोड़ इन सर्कुलेशन एज ऑफ मार्च 2023। आरबीआई ने कहा है कि 16.39 करोड़ जो है सर्कुलेशन में ई रुपीज़ जो है वो सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसमें से 10.69 करोड़ जो है वो होलसेल के लिए है और 5.70 जो है रिटेल के लिए है। तो ये ई रुपये क्या है, सीबीडीसी क्या है, ये कब आया और इसका क्या पूरा न्यूज़ क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। देखिए, सीबीडीसी जो है वो पिछले साल नवंबर के महीने में एक पायलट प्रोजेक्ट लाया गया था और उसके बाद दिसंबर के महीने में इसको पहली बार स्टार्ट किया गया था होलसेल के लिए और फिर इसको रिटेल के लिए लाया गया। पूरी तरीके से समझते हैं सीबीडीसी, जैसे कि अगर हम बात करें, अभी तक हम एक करेंसी नोट को यूज़ करते थे जिसको लीगल टेंडर कहते थे। जैसे हमारे पास रहता था हमारा नोट 10 का, 500 का, 2000 का, उसे हम लीगल टेंडर क्यों कहते हैं? तो ये लीगल टेंडर इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसको जो है हमारा आरबीआई या फिर हम कहें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बैक करती है कि इसकी जो वैल्यू है वो हम डिसाइड करते हैं और इसको कोई भी इंसान मना नहीं कर सकता। अगर आप 2000 का नोट देते हैं तो कोई भी इंसान उसको मना नहीं कर सकता कि मैं इसकी वैल्यू 2000 नहीं मानूंगा, ठीक है। तो इसलिए जो है इसे लीगल टेंडर कहते हैं। तो यही जो लीगल टेंडर जो है वो और एक करेंसी को दे दिया गया है, उसे बोला है ई रूपी डिजिटल करेंसी, कि अब जो ये लीगल टेंडर का चीज़ है वो इस ई रूपी को भी मिल गया कि ई रूपी को भी अब कोई मना नहीं कर सकता लेने से, या फिर उसकी वैल्यू कम कोई नहीं मान सकता कि मैंने 2000 का दिया तो बोलेगा नहीं मैं 2000 नहीं 500 को मानूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो यही ई रूपी का कॉन्सेप्ट है कि हम डिजिटली अब उस कैश को डिजिटल फॉर्म में लाएंगे। तो कैसे लाएंगे? देखिए, बहुत सारे हाल ही में इनिशिएटिव लिए गए आरबीआई के द्वारा, जहाँ पर ये मैं आपको साइड में जो ने ये दिखाया डिजिटल रूपी स्कैन एंड पे। जैसे हमारे पास यूपीआई के लिए होता था कि आप स्कैन करो और पे करो, वैसे ही आरबीआई ने भी ये स्कैन एंड पे का वो लाया था, ठीक है, कि इसको स्कैन करके आप पे कर सकते हो। तो ये जो थी ये मैंने आपको बता दी कि इस तरीके की ये करेंसी और इस तरीके का कॉन्सेप्ट लाया गया था। अब इसको और अच्छे से समझते हैं। और देखिए, व्हाट इज सीबीडीसी? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आर अ फॉर्म ऑफ डिजिटल करेंसी इज इशूड बाय कंट्रीज सेंट्रल बैंक। जैसे मैंने कहा कि इसे सेंट्रल बैंक जो है वो इशू करता है। देखिए, हमारी जो कंट्री है वो पहली कंट्री नहीं है, ऐसा यूएसए और चाइना भी कर चुकी है और इसमें बहुत सारी कंट्रीज जो है वो आगे आ रही है सीबीडीसी के प्लेटफॉर्म से बनाने के लिए। वैसे इंडिया ने भी बना चुका है इसको। दे आर सिमिलर टू क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट दैट द वैल्यू इज फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक इक्विवेलेंट टू द कंट्रीज फ्लैट मनी। तो यहाँ पर जो ये क्रिप्टो करेंसी का है ना, ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि दे आर सिमिलर टू क्रिप्टो करेंसी क्यों है और इनकी जो वैल्यू है वो फिक्स्ड की जाती है सेंट्रल बैंक के द्वारा। लेकिन अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज होगी तो आपको ये पता होगा कि क्रिप्टो करेंसी जैसे कि जो बिटकॉइन जो टेक्नोलॉजी, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, वहाँ पर ऐसा कुछ वो नहीं है कि कोई सेंट्रल बैंक या कोई अथॉरिटी उसको जो है रेगुलेट करती है, फिक्स करती है उसकी वैल्यू। तो यहाँ पर ये फिक्स बस सेंट्रल बैंक क्यों है और इसके क्या फ़ायदे हैं, नुकसान है। अभी जो फ्लैट मनी है, मैंने यहाँ पे दिखाया फ्लैट मनी। अभी फ्लैट मनी क्या है? कभी आपके एग्जाम में आ सकता है कि फ्लैट मनी क्या होता है, ठीक है, बैंकिंग के एग्जाम्स में आ जाता है फ्लैट मनी क्या होता है। तो फ्लैट मनी इज अ गवर्नमेंट इशूड करेंसी दैट इज नॉट बैक्ड बाय फिजिकल कम्युनिटी सच एज गोल्ड और सिल्वर बट रदर बाय अ गवर्नमेंट दैट इशूड इट। देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि जो करेंसी होती है उसको बैक करता है गवर्नमेंट, उसी को फ्लैट मनी कहते हैं। देखिए, पहले जो करेंसीज होती थी उसे क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ऐसी बैक नहीं करती थी। जैसे अभी किस बेसिस पे बैक करती है? अभी डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे बैक करती है। अगर उस करेंसी की जो डिमांड है वो ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू खुद ही खुद बढ़ जाती है। जैसे कि डॉलर की वैल्यू जो है वो क्यों बढ़ती है? क्योंकि डॉलर की जो अभी भी डिमांड है पूरी कंट्री में वो ज़्यादा है। एक्चुअल में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर वो इकोनॉमी पर डिपेंड करता है, नहीं एक्चुअल में किसी मनी की वैल्यू थोड़ी होती है, वो तो कागज़ का टुकड़ा है ना। वो डिमांड और सप्लाई में डिपेंड करती है, ना कि किसी फिजिकल कम्युनिटी में जैसे गोल्ड या सिल्वर। अगर आपको थोड़ी नॉलेज होगी हिस्ट्री की तो पहले जो नोट्स होते थे वहाँ पे लिखा होता था इट इज़ बैक्ड बाय फिजिकल कम्युनिटी, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। और एक गोल्ड का जो 1 ग्राम गोल्ड का कुछ प्राइस है तो उससे वो बैक्ड होता था। चाहे वो आप यूएस की बात करें तो या फिर अगर आप दूसरी कंट्रीज़ की बात करें, आप वहाँ के पुराने के नोट्स देख सकते हैं। लेकिन आजकल के जो नोट्स होते हैं वो फ्लैट मनी होते हैं, मतलब उसे गवर्नमेंट जो होती है उससे वो बैक्ड होती है, किसी भी गोल्ड या सिल्वर से बैक नहीं होती। पहली चीज़ तो आपको फ्लैट मनी को लेके ये समझनी है, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ कि ये जो सीबीडीसी है और ये जो
क्रिप्टो करेंसी ये मतलब जो बिटकॉइन वाला चीज़ है ये कैसा अलग है। देखिए बिटकॉइन और सीबीडीसी का मैंने यहाँ पे दिखाया कि बिटकॉइन जो तो डिसेंट्रलाइज्ड होती है, बल्कि वहीं पे सीबीडीसी जो होती है सेंट्रलाइज्ड होती है। बिटकॉइन जो होती है पब्लिक ब्लॉकचेन पे डिपेंड होती है, लेकिन सीबीडीसी जो है प्राइवेट ब्लॉकचेन में। कैसे? तो जो बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट लाया गया था वो इसलिए था कि कोई भी अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। देखिए पहले के टाइम पर जो ट्रांजेक्शन होती थी तो वो तो वैसे भी होती थी कि 1 किलो टमाटर ले लो और क्या बोलते तो मुझे गेहूँ दे दो। उससे बचने के लिए हमने क्या किया कि यार वो नहीं था कि कभी हो सकता है किसी को टमाटर नहीं चाहिए या किसी को गेहूँ नहीं चाहिए, उसके लिए हमने फ्लैट मनी वाला कॉन्सेप्ट लाया। तो उस कॉन्सेप्ट में कुछ प्रॉब्लम है कि अथॉरिटी जो है वो जो है उस चीज़ की वैल्यू डिसाइड करती है, ठीक है। तो उसके लिए जो वैसे कोई अथॉरिटी ना हो या कभी कभी आप देख सकते हो कि कभी बैंक भी फेल हो जाता है वो एक अच्छी अथॉरिटी के होने की वजह से, जैसे यूएस में अभी हुआ, ठीक है। एसवीबी बैंक जो है अभी फेल हुआ था। वैसे हमें क्राइसिस भी देखने को मिलता है, यूएस में इतने सारे होते रहते हैं। और अगर कभी आप देखो कि इंडिया में भी तो कितने सारे बैंक जो होते हैं वो डूब जाते हैं, जैसे पीएमसी बैंक हो गया, येस बैंक हो गया। इतनी अच्छी अथॉरिटी होने के बाद भी ये जो बैंक्स होते हैं वो डूब जाते हैं। तो एक नया कॉन्सेप्ट है कि क्यों ना कोई बिटकॉइन जैसा कॉन्सेप्ट जहाँ पे कोई भी अथॉरिटी ना हो। तो इस बिटकॉइन में क्या होता है, देखिए बिटकॉइन में जो है नोड होता है। देखिए मैंने बताया नोड, 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड, 4 नोड, 5 नोड, 6 नोड। अभी नोड क्या है, नोड में ना ये लोग हैं मान लो, ठीक है। अभी जो लोग होते हैं ना वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। एक दूसरे से कनेक्ट होने का मतलब क्या है कि कोई भी ट्रांजेक्शन जो इस नोड में होगी, जैसे पहले नोड में हुई तो दूसरे नोड को ही पता चलेगी, तीसरे नोड को ही पता लगेगी, चौथे को ही पता लगेगी, पांचवें को ही पता लगेगी, छठे को ही पता लगेगी, ठीक है। उस तरीके से पता लगने के बाद जो होता है वो ट्रांजेक्शन जो होता है वो रजिस्टर्ड होता है लेजर में। यहाँ पे लिखा है ना मैंने लेजर, ये लेजर में रजिस्टर्ड होता है। देखिए इसका जो है इसी को होता है डिसेंट्रलाइज। अगर हमारा बैंक की बात करें तो वहाँ पर कैसे लेजर बनता है, आपने कुछ पैसे डाले, मान लीजिए 1000 रुपये पैसे डाले, ठीक है। तो उसकी एक एंट्री बन जाती है लेजर में कि देखो हमारे पास 1000 रुपये आ गए। उसके बाद 2000 आए तो 2000 की लेजर आ जाती है। फिर अगर वही जो लेजर है ना वो बनते रहता है। लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि मान लो कभी कोई हैकर आ गया, किसी बैंक को किसी ने हैक कर लिया, तो जो सारी जो लेजर की वैल्यूज होती है ना वो सारी उसके पास आ जाएगी। जब मैं बताऊँ कि अकाउंट्स की वैल्यूज होंगी ना सारी उसके पास आ जाएंगी, और कभी कभी जो अकाउंट भी होगा हैक हो जाएगा। लेकिन इस केस में नहीं होगा। इस केस में क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए हर एक जो नोड है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, और अगर एक दूसरे से कनेक्टेड है तो क्रिप्टो करेंसी की यही खास बात है कि उसे मेजॉरिटी ऑफ द नोड को हैक करना पड़ेगा, जो इतना आसान काम नहीं होता। कि जैसे कि एक ट्रांजेक्शन आई, मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आई एक ट्रांजेक्शन मुझे 1000 रुपये जो है इस नोट से मतलब इस पर्सन से विड्रॉ करने हैं, तो जो 1000 रुपये की ट्रांजेक्शन होगी ना वो सब में चली जाएगी, 1 2 3 4 सब में चली जाएगी। यहाँ से 1000 रुपये जो है निकल रहे हैं और वो सारी ही लेजर में जो है रजिस्टर्ड हो जाएगी। अगर उस ट्रांजेक्शन को सही माना गया, कंप्लीट माना गया, और कंप्लीट नहीं माना गया कि मेजॉरिटी ऑफ जो नोट जो है उन्होंने उसे कैंसिल कर दिया, तो वो जो ट्रांजैक्शन होगी वो हो नहीं पाएगी। तो यहाँ पर हैकर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम कैसे इतने सारे नोट्स को जो है वो हैक करें, क्योंकि हर एक नोट जो होता है वो ये वैलिडेट करता है कि कौन सी ट्रांजेक्शन वैलिड है और कौन सी नहीं है। बल्कि जो अगर हम नॉर्मल जो अब तक चल रहा था, जब तक क्रिप्टो करेंसी नहीं था, वहाँ पे क्या होता है कि जो एक अथॉरिटी मतलब बैंक है या कोई भी है वो डिसाइड कर रहा है कि कौन सी ट्रांजेक्शन वैलिड है कौन सी नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है डिसेंट्रलाइज्ड है। लेकिन यहाँ पे मैंने बोला कि क्रिप्टो जो ये हमारा जो ये क्या बोलते हैं सीबीडीसी भी है, वो भी क्या बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी पे डिपेंड है, लेकिन ये सेंट्रलाइज्ड है। इसका मतलब क्या, ये जो सारी नोट की जो जानकारी है ये किसी को पता नहीं होंगी, लेकिन एक क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन को पता होगी, वो कौन होगी, आरबीआई। सारे नोट की जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी ना वो आरबीआई को बताओगे। इसका फायदा क्या है? तो इसका फायदा क्या है कि अगर कहीं पे भी ब्लैक मतलब कोई मनी लॉन्ड्रिंग होती है, कुछ भी होती है कि ज़्यादा पैसा डाला गया किसी के द्वारा, ठीक है, समझ रहे हैं आप, मनी लॉन्ड्रिंग जो जिस तरीके से होती है, तो जो बैंक आरबीआई को जो ना वो पता हो लग जाएगा, उससे फ्रॉड को पकड़ना ईजी है। मतलब सारी ट्रांजेक्शन हम नोट होंगी एक लेजर में, या बताओ मल्टीपल लेजर में, बट उस लेजर की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो सेंट्रल बैंक में होगी। बिटकॉइन के केस में वैसा नहीं था। बिटकॉइन के केस में कोई तो अथॉरिटी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर अथॉरिटी है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन को सारी इन्फॉर्मेशन होगी। और ये फायदा है क्योंकि अगर सेंट्रल बैंक को ही सारी इन्फॉर्मेशन है तो इजीली वो कैप्चर कर सकता है जब भी कोई फ्रॉड होगा। तो यहीं पे इसलिए लिया गया कि नॉट कंट्रोल बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन बट इन सीबीडीसी कंट्रोल बाय आरबीआई। एंड मैंने पहले ही बोला कि जो बिटकॉइन होता है वो नॉट अ लीगल टेंडर, उसका कोई लीगल टेंडर नहीं है। और आज उसकी वैल्यू गिर जाती है तो कल कोई इसे नहीं लेगा, कि कोई नहीं मानेगा। लेकिन क्योंकि सीबीडीसी एक लीगल टेंडर है
तो उसकी वैल्यू जो है वो गवर्नमेंट फिक्स करती है और वो इतनी जल्दी नहीं गिरता क्योंकि वो स्टेबल गवर्नमेंट में बेस्ड होते हैं। और इंडिया की करेंसी है, मैं पाकिस्तान की करेंसी नहीं कह रहा कि डूब गई, तो लेकिन इंडिया की करेंसी अगर है तो इतनी जल्दी तो वो नहीं डूबेगी ना। तो यही चीज़ है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि बिटकॉइन और सीबीडीसी में क्या क्या डिफरेंसेस है। अब चलते हैं कि वही मैंने यहाँ पे वापस से आपको बेनिफिट्स इसका बता देता हूँ कि मैंने एक बेनिफिट आपको बता ही दिया कि कोई भी फ्रॉड होगा तो उसको पकड़ सकते हैं। जो मैंने यहाँ पे दूसरे बेनिफिट लिखा हुआ कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र, जैसे कि अगर किसी को सब्सिडी वगैरह देना है तो वो क्या होगा, डायरेक्टली जो होगा जो बंदा होगा उसके पास पहुँच जाएगा, वहाँ पे किसी बैंक को लाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो बैंक में भी होता है, जब पीएसबी वगैरह में वैसा करना तो मुश्किल होता है, लेकिन तब भी जो सब्सिडी का अमाउंट होता है वो राइटफुल ओनर के पास नहीं पहुंचता, वो किसी भी जो है मिडिल मैन उसमें आ जाता है, तो इससे डायरेक्टली उस बंदे के पास पहुंच जाएगा। फिर आता है क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस। देखिए इंडिया जो है वो एक ऐसा कंट्री है जो सबसे लार्जेस्ट रेमिटेंस लेता है, तो इससे क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस भी ईजी होगा कि अगर एक पर्सन है और एक दूसरा पर्सन है और उसके पैसा भिजवाना, तो ईजिली सीबीडीसी के प्लेटफॉर्म के यूज़ करके वो इजीली करेंसी अपनी भेज सकता है। अब वैसे उसे 5 से 6 दिन लगते हैं अगर नॉर्मल डेज की बात करें। और दिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, देखिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसका एग्रीमेंट जो है वो कैंसिल नहीं हो सकता। उसमें कुछ स्पेसिफाइड लिखा जाता है कि ये जो एग्रीमेंट है वो तब एग्जीक्यूट हो जाएगी अगर ये चीज़ हैपन होती है। तो जैसे कि मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर कि एक कंपनी है वो कह रही है कि मेरी जो फ्लाइट है वो लेट हो जाएगी, ठीक है, मतलब अगर लेट होगी तो मैं पैसा दूंगी, लेकिन वो एक कॉन्ट्रैक्ट उसने बना लिया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर उसकी फ्लाइट लेट हो जाती है तो उस टाइम पर कस्टमर्स को उसको पैसे देने होते हैं। तो ये एग्जांपल है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का, आप और भी पढ़ सकते हैं इसके बारे में। फिर है कि अनबैक्ड पर्सन कैन यूज़, देखिए जो इंसान के पास अभी अकाउंट नहीं है तो वो यूपीआई वगैरह यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन सीबीडीसी के आने की वजह से वो यूज़ कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर सीबीडीसी में ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है कि इसे कोई बैंक वाला पर्सन यूज़ कर सकता है, अनबैंक्ड वाला। इसे लाया ही इसलिए गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे कनेक्ट हो सके, तो जिसकी पास बैंक अकाउंट नहीं है वो भी इसमें कनेक्ट हो पाएगा, ठीक है। अब बताइए यूपीआई क्यूआर कोड इंटरपोर्टेबिलिटी। देखिए यूपीआई क्यूआर कोड इंटरपोर्टेबिलिटी क्या है? देखिए मैंने आपको पहली फोटो में एक मैंने क्यूआर कोड दिखाया था आपको आरबीआई का, जहाँ पे आरबीआई ने अपना एक स्कैन का क्यूआर कोड बनाया था। उसी को चलते हुए, क्योंकि अब क्या है कि ना कि अगर आप मर्चेंट की दुकानदारों में देखोगे तो उनके पास जो है वो यूपीआई क्यूआर कोड है, तो उसी के लिए कुछ टाइम पहले आरबीआई ने ये यूपीआई क्यूआर कोड इंटरपोर्टेबिलिटी लाया कि हमें हर एक जगह जा के ये जो आरबीआई का क्यूआर कोड है ई रूपी का, उसको बैठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से जो यूपीआई का क्यूआर कोड है वो तो बैठा ही हुआ है, तो क्यों ना उसी को यूज़ किया जाए। तो उसके लिए यूपीआई क्यूआर कोड इंटरपोर्टेबिलिटी लाया गया था। तो इससे क्या होगा कि स्पीड हो गया ना प्रोसेस, अब वरना तो हर जगह फिर आरबीआई का वही क्यूआर कोड लगाना पड़ता, लेकिन अब जैसे ये यूपीआई क्यूआर कोड इंटरपोर्टेबिलिटी है, इसकी वजह से ये जो प्रोसेस है फास्ट हो गया, और इसी की वजह से जो है ये 16.38 करोड़ जो है अभी जो ई रूपी जो है हमारे सर्कुलेशन में हो रहा है वो उसी की वजह से हो रहा है कि फास्ट हो गया प्रोसेस, और इसमें जो है बहुत सारे बैंक जो है अभी ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है। तो यही है जो रिसेंट का न्यूज़ था। मैं आपको जो करंट का न्यूज़ है कि दिस इज अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम द आरबीआई हैंडबुक फॉर स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन इकोनॉमी फॉर फाइनेंशियल ईयर 23। ये हैंडबुक में बताया गया, और द डाटा शोड दैट आउट ऑफ द टोटल ई रूपी सर्कुलेशन, वही मैंने बताया कि होलसेल का इतना, रिटेल का इतना, ये देखिए ये आ सकता है एग्जाम में। आरबीआई सेड इट इज़ रफली अराउंड 15,000 ट्रांजेक्शन अ डे और सो, ठीक है। अभी तक 15,000 ट्रांजेक्शन जो है वो हो रहा है, और अभी आरबीआई चाहती है कि इसे 1 मिलियन तक लेके जाना, मतलब 10 लाख ट्रांजेक्शन चाहते हैं एक दिन में हो जाए, और 13 बैंक जो है इसमें सीबीडीसी प्लेटफॉर्म से ज्वाइन हो चुके हैं। तो यही है आज का न्यूज़, ठीक है। आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ मैंने ग्रीन किया वो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बैंकिंग के लिए, या फिर आप अगर एसएससी एग्जामिनेशंस भी दे रहे हैं तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज का न्यूज़ यहीं पे कंप्लीट हो गया हमारा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।